Hello students, let's begin with the chapter 5 in your chemistry course, that is states of matter. ये आपने पहले भी पढ़ा होगा, सॉलिड लिक्विड गैसेस दे आर द स्टेट्स ऑफ मैटर। क्यों पढ़ते हैं हम लोग ये सब चीज़ें? क्योंकि जितनी भी कैरेक्टर्स हम पढ़ना चाहते हैं विथ रिस्पेक्ट टू केमिकल रिएक्शंस एंड द सिस्टम्स, हम ऐसा नहीं है ना कि हम बोलते हैं कि एक एटम के बारे में पढ़ रहे हैं, राइट? जब हम वाटर की बात करते हैं तो वी गेट लॉट्स ऑफ वाटर। ऐसा नहीं है कि हम इसमें बोलते हैं कि नहीं मुझे एक मॉलिक्यूल वाटर चाहिए, एक मॉलिक्यूल या एक मोल जो भी वाटर वो बोलते हो जिसमें 2 हाइड्रोजन हो, 1 ऑक्सीजन हो, एक मॉलिक्यूल। इस तरीके से तो हम स्टडी करते नहीं हैं। हमारे पास वाटर चाहिए तो दैट मीन्स अब सपोज करो इतने बड़े एक यूटेंसिल में हमने ले लिया, इतना सारा पानी है या कुछ भी है, मतलब मैटर एज ए होल होता है, देन वी स्टडी इट, राइट? एक उसका एक एटम निकाल के, जैसे कि एक ईंट ही है, वो किस चीज़ से बना हुआ है, अब उसके जिस चीज़ का बना हुआ है उसकी प्रॉपर्टी क्या है, उसके लिए ऐसा नहीं कि ईंट को हम तोड़ते हैं और एक छोटा सा पार्ट निकालते हैं फिर स्टडी करते हैं, राइट? नहीं, पूरा का पूरा ईंट लेते हैं देन वी स्टडी। सो दैट इज़ द रीज़न स्टेट्स ऑफ मैटर इज़ इम्पॉर्टेंट। हमें मैटर के बारे में समझना पड़ेगा क्योंकि सिस्टम एज एन एटम लेवल पे हम लोग स्टडी ज़्यादा नहीं करते हैं, पूरा सिस्टम लिया जाता है, ठीक है? अब जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं ये फिजिकल स्टेट के साथ चेंज नहीं होती हैं, ठीक है? लेकिन जो जिस रेट से रिएक्शन होगा वो चेंज हो सकता है। जैसे कि वाटर है, लिक्विड फॉर्म में होता है और यही वाटर वेपर फॉर्म में भी होता है। तो ये दोनों, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में हो या वेपर फॉर्म में हो, केमिकल रिएक्शंस दोनों के सेम ही होंगे। जब ये Na के साथ रिएक्ट करेगा और ये Na के साथ रिएक्ट करेगा तो हमेशा NaOH ही बनाएगा। डिफरेंस क्या होगा? लिक्विड वाटर कितना तेज़ रिएक्ट करेगा, वेपर वाला फॉर्म कितना तेज़ रिएक्ट करेगा, वो डिपेंड करेगा, ठीक है? रेट विल मैटर। सो इन दिस चैप्टर वी हैव टू स्टडी अबाउट यही सब चीज़ें कि जो मैटर का स्टेट होता है वो किस तरीके से चीज़ों को अफेक्ट करता है, ठीक है? तो पार्टिकुलरली हमें सॉलिड नहीं पढ़ना है, हमें मेजर चीज़ें पढ़नी है इस चैप्टर में, गैस एंड देन लिक्विड थोड़ा सा पढ़ना है। सॉलिड इज़ नॉट द पॉइंट ऑफ डिस्कशन टू मच हियर। तो उसके पहले कुछ बेसिक चीज़ें जो हमें समझना है, कुछ टर्म समझना है बिफोर वी गेट इनटू द गैसेस फॉर्म्स। द फर्स्ट इज़ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होता है? एक मैटर है, इसके 2 मॉलिक्यूल्स हैं, इन 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन होगा दैट इज़ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब ये कुछ अलग अलग टाइप के होते हैं। पहला इज़ डिस्पर्शन फोर्स और लंडन फोर्सेस। क्यों बोलते हैं लंडन फोर्सेस? फ्रिज लंडन नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने इसे दिया था। एंड दीज फोर्सेस आर ऑलवेज अट्रैक्टिव, ठीक है? ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्सेस आर देयर, डिस्पर्शन फोर्सेस और लंडन फोर्सेस। ये एटम्स या नॉन मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, वो इस चीज़ को शो करते हैं। नॉन पोलर या एटम क्या होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, जितना प्लस चार्ज है उतना ही माइनस चार्ज है। मतलब क्या है? दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं, न्यूट्रल है। नॉन पोलर भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब एक ऐसे मॉलिक्यूल जिन पे चार्ज ना आ सके, ये पोलर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस पर चार्ज हो रहा है। तो एक ऐसा मॉलिक्यूल जिस पर चार्ज डेवलप ना कर सके उसे ही बोलते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो वो लोग इन फोर्सेस को शो करते हैं जब एकाएक समहाउ उनके ऊपर चार्ज डेवलप हो जाता है। मोमेंटरी चार्जेस, नॉट परमानेंट चार्जेस, एंड दैट मोमेंटरी चार्ज इज कॉल्ड डाइपोल मूवमेंट। क्या बोलते हैं उसे? डाइपोल मूवमेंट। दिस इज़ द टेम्पोरेरी। परमानेंट होता है किस केस में? पोलर। तो पोलर तो ठीक है, वहाँ पे तो चार्ज डेवलप होता ही है। तो दीज आर द ट्रांजिएंट चार्जेस, कुछ समय के लिए डेवलप होते हैं नॉन पोलर और एटम्स में, क्योंकि ये दोनों चीज़ें इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती हैं। एकाएक उनमें चार्ज डेवलप हो गया तो उस केस में कैसा बिहेवियर शो करते हैं, ठीक है? जो एटम्स वगैरह होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है? ये चीज़, चारों बगल यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है? चारों बगल यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसके कारण ऐसा नहीं है कि यहाँ पे थोड़ा प्लस चार्ज ज़्यादा है, इधर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है, यहाँ पे प्लस चार्ज ज़्यादा है या नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है तो उसके हिसाब से चार्ज डेवलप कर जाएगा। ऐसा नहीं होता है। जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव इधर भी है, जितना पॉजिटिव नेगेटिव है उतना यहाँ भी है। तो इस तरीके से क्या बोल रहे हैं उसे? सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सिमेट्रिकल है। इसके कारण यहाँ पर चार्ज डेवलप नहीं होता है, बट समहाउ चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इनके अंदर डेवलप हो जाता है। सपोज़ करो सारा पॉजिटिव एक बार इस तरफ आ जाए, इसमें भी एक तरफ आ जाए, तो उस समय क्या हो जाता है? इनके ऊपर
डाइपोल डेवलप हो जाता है, मतलब मोमेंटरी चार्जेस जो कुछ क्षण के लिए आते हैं, उसको हम लोग इस साइन से डिनोट करते हैं, एक एरो और उसको एक क्रॉस करता हुआ लाइन, ठीक है। सो दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाइपोल। अब अब जब ये डेवलप हुआ तो इनके बीच में चार्ज आ गया, तो कोई भी हमें पता है चार्ज मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो उस समय जो चार्ज डेवलप होगा और उसके कारण जो फोर्स डेवलप होगा, दैट इज़ कॉल्ड डिस्पर्शन और लंडन फोर्सेस, ठीक है। अब उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होगा वो डिपेंड करता है कि ये दो मॉलिक्यूल हैं अगर मेरे पास, तो इनके बीच का डिस्टेंस अगर r है तो उनके इंटरमॉलिकुलर डिस्टेंस के 6 के पावर से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। ये शॉर्ट रेंज फोर्सेस होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है अगर मॉलिक्यूल्स के बीच में तो वो काम नहीं करता है। क्यों? ये किसके बीच में डेवलप हो रहा है? नॉन पोलर। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ था जिसके कारण हल्का सा चार्ज डेवलप हो गया, तो जब हल्का सा चार्ज डेवलप होगा तो ऐसे भी वो बहुत लंबे डिस्टेंस तक काम करेगा नहीं, वो तो मोमेंटली थोड़ी देर के लिए आया है, जब थोड़ी देर के लिए आया तो बहुत लंबे डिस्टेंस तक वो एक्ट नहीं कर पाएगा, और ऐसे भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 6 के पावर से, तो बहुत ही कम हो जाएगा उसका फोर्स जो होता है, ये बहुत ही वीक होता है, ठीक है। एंड द मैग्नीट्यूड डिपेंड्स ऑन पोलराइजेबिलिटी ऑफ द पार्टिकल। पोलराइजेबिलिटी मतलब यहाँ पे हमने पढ़ा ना, नॉन पोलर, एक होता है पोलर, तो वही चीज़ है पोलराइजेबिलिटी, मतलब मॉलिक्यूल जो है भले ही उसके अंदर चार्ज डेवलप नहीं होता, लेकिन अगर मैं डिस्टर्ब करूँ तो उसके अंदर चार्ज कितना डेवलप होने की कैपेसिटी है, दैट इज़ कॉल्ड पोलराइजेबिलिटी, मतलब एबिलिटी टू डेवलप चार्जेस, ठीक है। दूसरा होता है डाइपोल फोर्सेस, ठीक है। ये परमानेंट डाइपोल में एग्जिस्ट करता है, मतलब एक ऐसे मॉलिक्यूल जहाँ पे परमानेंट चार्ज डेवलप हो सकते हैं, लेकिन ये भी सब क्या होता है, पार्शियल चार्जेस हैं, दे आर नॉट द परमानेंट चार्जेस, क्योंकि मॉलिक्यूल के अंदर डिस्टर्बेंस के कारण क्रिएट होते हैं। लिखा भी है मैंने यहाँ पर, पार्शियल चार्ज होते हैं जिनको हम ये डेल्टा साइन से डेवलप नोट करते हैं, और इनकी वैल्यू इलेक्ट्रिकल चार्ज मतलब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उससे हमेशा कम होती है, लेकिन ये जो होता है पीछे वाले लंडन फोर्स से क्या होता है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। क्यों? क्योंकि ये परमानेंट चार्ज, ये हमेशा मॉलिक्यूल पे एग्जिस्ट करेगा। ये सब क्या था, मॉलिक्यूल पे चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है, यहाँ पे नो चार्ज है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, मोमेंटरी चार्ज डेवलप हुआ, मोमेंटरी चार्ज डेवलप्स, ठीक है। और ये परमानेंट होता है चार्ज, हल्का सा ही हो लेकिन होता है। जैसे कि HCl एक मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन क्लोराइड, H जो होता है प्लस चार्ज लेता है, Cl माइनस चार्ज लेता है, H प्लस लेता है। अब इस तरीके के दो मॉलिक्यूल्स एक साथ आते हैं तो पॉजिटिव वाला पार्ट और नेगेटिव वाला पार्ट दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। हाइड्रोजन प्लस चार्ज लेता है, क्लोरीन नेगेटिव, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो इसके मॉलिक्यूल के बीच, तो दो मॉलिक्यूल के हैं, दोनों के बीच में अट्रैक्शन स्टार्ट होगा। और ये जो होता है ये डिपेंड करता है, जब उसको दोनों मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस r है तो ये डिपेंड करता है r क्यूब डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल डेवलप करता है, ठीक है। अगर ये सॉलिड केस है तो, लेकिन अगर गैसेज और लिक्विड है, ये किसके केस में है, सॉलिड के केस में, लेकिन अगर लिक्विड या गैस है तो ये भी R6 पे डेवलप करता है, उनके 6 गुना। ये ऐसा क्यों होता है, आई थिंक यू शुड, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, दिस इज़ योर होमवर्क, आप इसको करने की कोशिश करना, क्यों ऐसा होता है। सॉलिड के केस में उसके डिस्टेंस के क्यूब से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन लिक्विड और गैसेज में उसका 6 पावर से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। दूसरा है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। डाइपोल मतलब क्या, जहाँ पे परमानेंट होगा, और इंड्यूस्ड मतलब जहाँ पे इंड्यूस किया है, मोमेंटली डेवलप किया है, जो ये देखा था हमने डिस्पर्सन फोर्सेस, जहाँ पे नॉन पोलर था, इसमें इंड्यूस किया था हमने, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ था और इंड्यूस हुआ था। दूसरा था परमानेंट है डाइपोल डाइपोल। अब दोनों का कॉम्बिनेशन है, एक है पोलर मॉलिक्यूल जिसके पास परमानेंट चार्ज डेवलप होता है, दूसरा नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। अब इन दोनों को जब पास में लाते हैं तो ये जो परमानेंट डाइपोल होता है, इस मॉलिक्यूल के अंदर थोड़ा सा चेंजेस लाना शुरू करता है। तो होता है कोई भी चार्ज स्पीसीज, जैसे हम बोलते हैं ना कि रॉड वगैरह को रगड़ा जाए और पेपर के पास लाया जाए तो उसको अट्रैक्ट करता है, या बोलते हैं जो हम लोग बालों में कॉम्ब यूज़ करते हैं, कंघी, उसे भी बालों में काफ़ी देर तक रगड़ा जाए और पेपर के टुकड़े के पास लाया जाए तो उसको अट्रैक्ट करना शुरू करता है। तो सेम थिंग,
एक चार्ज वाला मॉलिक्यूल, एक नॉन चार्ज वाला मॉलिक्यूल। चार्ज वाले को जब नॉन चार्ज के पास लाते हो, नॉन पोलर के पास, तो उसके अंदर भी क्या कर देता है, थोड़ा सा चार्ज डेवलप करवाना शुरू कर देता है। तो मतलब इसमें क्या हो गया, थोड़ा सा इंड्यूस किया, चार्ज को उसने क्या किया, इंड्यूस किया, यहाँ पे डेवलप करवाया गया है। तो उसे ही बोलते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड। डाइपोल और एग्जिस्ट करता है पोलर और जिसके पास परमानेंट हो, और नॉन पोलर जिसके पास परमानेंट डाइपोल ना हो। ठीक है, दूसरे पे चार्ज डेवलप करता है। और ये भी अगर इनके बीच का डिस्टेंस r है तो फोर्स किस पर डिपेंड करता है, r के पावर 6 पे। मतलब ये भी काफ़ी वीक फोर्स होगा, लेकिन पीछे वाले से ज़्यादा है, डिस्पर्सन वाले से। डाइपोल ये जो पर है उससे स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग होगा किससे, इस वाले से। और ये भी पोलराइजेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि क्योंकि जो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर वाले को कितना पोलराइज कर सकता है, कितना चार्ज डेवलप करवा सकता है अपने दम पे, उस पर ये डिपेंड करता है। और एक लास्ट जो हमें पढ़ना है, हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में पढ़ना है। नाम ये हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब कि हाइड्रोजन जो बॉन्ड बनाता है, जैसे कि NH बॉन्ड बनता है NH3 में, H2O में OH बॉन्ड बनता है, हाइड्रोजन फ्लोराइड में HF बनता है। तो ये एक स्पेशल केस ऑफ डाइपोल इंटरेक्शन है। मतलब जो हमने पढ़ा था ये वाला डाइपोल उसी का एक स्पेशल केस है। डाइपोल क्यों, क्योंकि चाहे वो नाइट्रोजन और ये सब परमानेंट चार्ज रखते हैं अपने पास, ठीक है, तो परमानेंट चार्ज जिसमें होता है उसको क्या बोलते हैं, डाइपोल होते हैं। लेकिन ये एक स्पेशल केस है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन की बात करेंगे। और ये वो भी हाइड्रोजन के केस में वो जो बहुत ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है, हमने पढ़ा है ना कि आयनिक बॉन्ड्स क्या होते हैं, प्लस और माइनस के बीच में जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। तो हाइड्रोजन क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है और ये सब इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। मतलब तो इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, पीछे वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सब चीज़ें पीरियोडिक टेबल में क्या होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एबिलिटी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स। तो ये सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन का जो बॉन्ड बनता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, इन तीनों के केस के लिए ही एप्लीकेबल है। क्यों, क्योंकि इन सब की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई होती है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होती है। तो दोनों में डिफरेंस क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वाले एलिमेंट्स जिनके में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बहुत ज़्यादा होती है तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं। तो ये चीज़ दिखाया है यहाँ पे। हाइड्रोजन प्लस चार्ज लेता है, फ्लोरीन नेगेटिव चार्ज, फिर ये एक हाइड्रोजन से कंबाइन करेगा, फिर ये वाला एक दूसरे हाइड्रोजन से ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में और हाइड्रोजन एटम के बीच में, जैसे FON, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। जनरली इन तीनों के केस में ही पढ़ा जाता है इसे। और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज़्यादा है। ये इसका बॉन्ड एनर्जी दिया हुआ है 10 to 100 किलो जूल पर। मतलब 1 मोल अगर बॉन्ड अगर लिया जाए इसके, सपोज करो इस मॉलिक्यूल का, तो उसको ब्रेक करने में काफ़ी सारा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। मतलब कि किसी भी चीज़ को तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी की जरूरत कब पड़ती है, जब वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो। तो दिस इज़ द केस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, विच इज़ अ टाइप ऑफ डाइपोल इंटरेक्शन। और उनके बीच में होता है जिनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज़्यादा हो, लेकिन एक एलिमेंट हमेशा हाइड्रोजन ही होगा। क्यों, क्योंकि हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्ड की। और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हमारे पीरियोडिक टेबल में यही होते हैं, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ये सब। इन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कोई एलिमेंट होता नहीं है। तो दिस इज़ द आइडिया अबाउट बेसिक फोर्सेस एक्टिंग बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द मैटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या क्या फोर्सेस काम करता है, वो ये चीज़ें हैं। तो लेट्स बिगिन, थोड़ा सा एनर्जी वगैरह के बारे में जानते हैं। मैटर जो होता है उसके अंदर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, हमेशा मूव कर रहे होते हैं। तो उसके अंदर मूवमेंट के कारण क्या होगा, उनकी कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। और ये काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। मॉलिक्यूल का कितना टेम्परेचर है, जितना ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा, टेम्परेचर होगा, देखो हाई टेम्परेचर जैसे ही बढ़ेगा तो हाई काइनेटिक एनर्जी होगी, एनर्जी ज़्यादा होती होगी, ठीक है, उतना ही ज़्यादा मूवमेंट होगा। इंक्रीज्ड मूवमेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो और ज़्यादा तेज़ी से, और जितनी ज़्यादा तेज़ी से वो मॉलिक्यूल्स मैटर के अंदर घूमेंगे वो उतनी ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेंगे। तो टेम्परेचर के कारण काइनेटिक एनर्जी के कारण मॉलिक्यूल्स के अंदर मूवमेंट होगा, जिसके कारण वो एनर्जी रिलीज़ करते हैं और वो हीट के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। मॉलिक्यूल कितना गर्म है, ठंडा है,
उसी को बोला जाता है थर्मल एनर्जी। क्या बोलते हैं? थर्मल एनर्जी, जो कि मॉलिक्यूल्स के काइनेटिक एनर्जी के कारण होता है, एंड दैट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। अब मॉलिक्यूल्स क्या हैं? आपस में मूवमेंट में है, ठीक है, प्लस उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन भी काम करता है। तो एक मॉलिक्यूल किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, गैस में, लिक्विड में, सॉलिड में, वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगा? दोनों चीज़ पे, कि उनके बीच में इंटर मॉलिकुलर फोर्स क्या है और थर्मल इंटरेक्शन क्या है, मतलब थर्मल एनर्जी कितना है, क्योंकि वो कंटिन्यूसली मूव कर रहा है। सपोज करो ये मैटर है, उसमें एक ये मॉलिक्यूल है, ये कंटिन्यूसली अपना मूव कर रहा है, ठीक है, और ये दूसरे मॉलिक्यूल से क्या है, अट्रैक्ट भी हो रहा है, किसी से रिपेल भी हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें डिटरमाइन करेंगी कि चीज़ें गैसियस स्टेट में, लिक्विड स्टेट में किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। तो 3 स्टेट्स मैटर आर रिजल्ट ऑफ इंटरमॉलिकुलर फोर्सेज एंड थर्मल एनर्जी। इनके बैलेंस पे डिपेंड करता है कि किस फॉर्म में कोई चीज़ एग्जिस्ट करता है। इंटरमॉलिकुलर फोर्सेज जनरली कीप द मॉलिक्यूल्स टुगेदर। इंटरमॉलिकुलर फोर्सेज क्या है? उनको आपस में खींचने की कोशिश करेंगे, लेकिन थर्मल एनर्जी क्या होगा? मूवमेंट है, तो ये भागने की कोशिश करेगा, राइट। अगर इंटरमॉलिकुलर फोर्सेज हाई हैं कंपेयर टू थर्मल एनर्जी, तो ज़्यादा चांस क्या है? सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा ये, फिर लिक्विड, और सबसे कम किस फॉर्म में? गैसियस फॉर्म में। क्यों? क्योंकि गैस का मतलब क्या है? मॉलिक्यूल्स बहुत दूर है। वो दूर कब होंगे? जब उनके अंदर मूवमेंट ज़्यादा हो, तो उसके इसमें क्या ज़्यादा होगा? थर्मल एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे वो चीज़ मैंने दिखाया है यहाँ पे कि अगर थर्मल एनर्जी ज़्यादा है तो किस फॉर्म को मॉलिक्यूल्स प्रेफर करेंगे? गैसियस फॉर्म को। क्यों? क्योंकि एक दूसरे से भागेंगे। और किस स्टेट में मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा होता है? वो होता है गैस के फेज में, राइट। सो कोई भी मैटर किस तरीके से एग्जिस्ट कर रहा है, दैट डिपेंड्स ऑन द बैलेंस बिटवीन इंटरमॉलिकुलर फोर्सेज एंड थर्मल इंटरेक्शंस। अगर इंटरमॉलिकुलर फोर्सेज ज़्यादा है, दोनों आपस में अट्रैक्ट ज़्यादा कर रहे हैं, तो वो सॉलिड फॉर्म में ज़्यादा एग्जिस्ट करेगा, फिर लिक्विड, फिर गैस में। लेकिन थर्मल एनर्जी ज़्यादा है तो ज़्यादातर गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट, क्योंकि वो एक दूसरे से भाग रहे हैं, ठीक है। तो ये दिस इज़ इंपॉर्टेंट। इसके कारण कोई भी चीज़ लिक्विड, गैस, सॉलिड किसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब गैसियस स्टेट के बारे में थोड़ा बहुत दिखा हमने पहले से ही। आप काफ़ी पर हाईली कंप्रेसिबल है, मतलब इसको काफ़ी दबाया जा सकता है। एग्जांपल, गैस सिलेंडर। छोटा सा सिलेंडर होता है 5 लीटर, 4 लीटर, या बड़ा वाला भी है तो उसमें 15 लीटर। लेकिन क्या उसमें 15 लीटर पानी भर पाओगे? नहीं भर पाओगे। 15 लीटर केजी सॉलिड चीज़ भर पाओगे उसमें? नहीं भर पाओगे। लेकिन गैस को आप भेज सकते हो, क्योंकि कंप्रेसिबल होता है, उसको हम दबा के रख सकते हैं, ठीक है। एक्सर्ट प्रेशर इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। सही बात है। अगर ये कंटेनर है और इसके अंदर गैस है तो कंटिन्यूसली मूव करे, तो दीवार में चारों बगल इक्वल प्रेशर वो लगाता है, चाहे यहाँ लगाए या यहाँ लगाए, ठीक है। इसकी डेंसिटी कम होती है, ठीक है, लेस डेंसिटी कंपेयर टू लिक्विड्स, गैसेज नहीं, सॉलिड्स, ठीक है। वॉल्यूम शेप फिक्स नहीं होते, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो। ये आपस में कम्प्लीटली मिक्स हो जाता है, जैसे कि एयर क्या है, उसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, सारे गैसेस क्या हैं? आपस में इवनली मिक्सड हैं, हमें पता नहीं कि कौन क्या है। और इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस क्या होता है? नेग्लिजिबल होता है। क्यों? क्योंकि एक मॉलिक्यूल यहाँ है तो एक मॉलिक्यूल यहाँ है, तभी तो गैसियस फॉर्म में। हमने ऊपर पढ़ा ना, अगर इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस ज़्यादा है तो क्या सॉलिड फॉर्म में है, अगर थर्मल एनर्जी ज़्यादा है तो गैस फॉर्म में है। तो इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस क्या है? बहुत ही कम है। अगर कम है तो किस फॉर्म में है? गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ये सारे एलिमेंट्स हैं जो गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, बाकी कोई नहीं करता है। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन, ये सब गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अब इस गैसियस स्टेट के बारे में ही हमें पढ़ना है। एज चैप्टर सजेस्ट स्टेट्स ऑफ मैटर। करना क्या है, अब हमें कुछ लॉज पढ़ने, रूल्स पढ़ने हैं जो गैसियस स्टेट को डिफाइन करते हैं। वो कौन कौन से नियम हैं जिसके आधार पे गैसियस स्टेट पे कोई मैटर काम करता है, कौन कौन से वो रूल्स हैं जो हमें ध्यान रखना है। तो यही एक चैप्टर में मेन चीज़ है जो हमें पढ़ना है, ठीक है। और ये सारे लॉज जो गैसियस फेज को डिफाइन करते हैं, गैसियस फेज को कंट्रोल करते हैं, उसे बोलते हैं गैस लॉज। क्या बोलते हैं उसे? गैस लॉज बोलते हैं। बहुत सारे लॉज आएंगे, 4-5, उन्हें पढ़ना है। तो पहला लॉ जो हमें पढ़ना है दैट इज़ बॉयल्स लॉ। क्या है? बॉयल्स लॉ। ये प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन देता है। किसके बीच में? प्रेशर और वॉल्यूम। मतलब कि कोई गैस है यहाँ पे, तो कितना है और कितना प्रेशर वो लगा रहा है उसके बीच का रिलेशन है। तो ये कहता है कि अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें और
कोई फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस लें, मान लो इसके अंदर हमने 2 लीटर डाला, क्या लगा 2 लीटर गैस डाला, तो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस है, कांस्टेंट टेम्परेचर है एट, मान लो कोई एक टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये कहता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट इन मोल्स के टर्म में ही हम कैलकुलेट करते हैं चीज़ें केमिस्ट्री में, ऑफ ए गैस इज़ इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम। ठीक है, ये कहता है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर, जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो एक फिक्स्ड अमाउंट ले लो, 2 लीटर गैस ले लिया, तो वो 2 लीटर गैस इसमें कितना प्रेशर एग्जर्ट करेगा वो डिपेंड कर देगा कि इसका वॉल्यूम कितना है। प्रेशर इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। उल्टा डायरेक्शन, मतलब ये प्रेशर अगर वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, या फिर ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, क्योंकि क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, उल्टा है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर एन एन, मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर और फिक्स्ड अमाउंट, पी इज़ प्रेशर, बी इज़ वॉल्यूम, टी इज़ टेम्परेचर, एन इज़ नंबर ऑफ मोल्स। साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाता है पी भी, और कांस्टेंट को ही आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि एज पर द बॉयल्स लॉ प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज़ ऑलवेज कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर वॉल्यूम, ठीक है, कांस्टेंट होगा। तो कहने का मतलब है कि अगर मैं 2 लीटर गैस ले लूँ, क्या ले लूँ, इधर समझाता हूँ मैं, 2 लीटर गैस ले लूँ तो उसका प्रेशर कुछ होगा, और जैसे ही इसको मैं 4 लीटर करूँगा तो वो कुछ और प्रेशर हो जाएगा। यहाँ पे क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अगर मैं ये 2 लीटर लेता हूँ तो प्रेशर कुछ होगा, मान लो पी प्रेशर है, लेकिन जैसे ही 4 किया मतलब प्रेशर को हमने क्या कर दिया, बढ़ा दिया, तो ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो प्रेशर अगर पी है तो उससे पी से क्या हो जाएगा, लेस देन पी हो जाएगा। फिर से समझिए बॉयल्स लॉ, कांस्टेंट टेम्परेचर पर प्रेशर जो होता है क्या होता है, वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब अगर ये बढ़ा तो ये घटेगा। तो सपोज़ करो 2 लीटर गैस है तो उसमें पी प्रेशर है, ठीक है, लेकिन वॉल्यूम को जैसे हमने बढ़ाया, वॉल्यूम इंक्रीज्ड टू 4 लीटर, तो प्रेशर का क्या होगा, न्यू प्रेशर इज़ लेस देन पी से कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम अगर ऊपर बढ़ा तो ये नीचे जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो प्रेशर और वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट हो जाते हैं। उसको हम लोग लिख सकते हैं P1 V1 इज इक्वल टू P2, मतलब प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज ऑलवेज कांस्टेंट। जैसे सपोज़ करो, कहने का मतलब है कि 2 लीटर हमने गैस लिया, उस समय उसका प्रेशर मान लो था 4 बार, कितना था 4 बार, तो इसको अगर मैंने 4 लीटर गैस कर दिया तो प्रेशर इस बार कितना होगा, तो क्या करेंगे P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। पहला प्रेशर कितना था 4 बार, वॉल्यूम कितना था 2 लीटर, दूसरा प्रेशर मुझे निकालना है, इस बार कितना है प्रेशर, वॉल्यूम 4 लीटर, तो P2 कितना हो जाएगा 4 इंटू 2, और ये इधर आकर डिवीजन में हो जाएगा 4, तो कितना हो गया 4 कैंसिल 2 बार। तो क्या हुआ, जब 2 लीटर गैस था तो 4 बार प्रेशर था, लेकिन जैसे ही 4 लीटर गैस हुआ नया प्रेशर कितना आ गया 2 बार, मतलब क्या हो गया, कम हो गया। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। जब P और V को आप प्लॉट करते हो प्रेशर और वॉल्यूम को, तो ये हाइपरबोलास देते हैं, ठीक है, क्योंकि क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और ये T3 कोई एक पार्टिकुलर टेम्परेचर, जैसे एक टेम्परेचर लिया हमने तो प्रेशर वॉल्यूम ऐसा रिलेशन, दूसरा लिया तो वो भी ऐसा ही देता है, बस डिफरेंस क्या है, थोड़ा कर्व छोटा होता जाता है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है। ये हमारा इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेंज है, T3 इज़ ग्रेटर देन, ठीक है। और चूँकि हर एक चीज़ जो है क्या, ये एक कांस्टेंट टेम्परेचर है, ये एक कांस्टेंट टेम्परेचर है, ये एक कांस्टेंट टेम्परेचर है, तो हर एक लाइन को, ये लाइन हो, ये लाइन हो, ये लाइन हो, इसको क्या बोलते हैं आइसोथर्म। आइसो मतलब सिमिलर, थर्म मीन्स टेम्परेचर। तो T1 इज़ वन आइसोथर्म, T2 इज़ अनदर आइसोथर्म, T3 इज़ अनदर आइसोथर्म। अब प्रेशर और वॉल्यूम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ये वाला, अभी हम क्या किए थे, प्रेशर और वॉल्यूम लिए थे, लेकिन प्रेशर और ये लोगे तो क्या हो जाएगा, आपने पढ़ा है कोई भी चीज़, जैसे A इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, तो उसमें क्या करते हैं A और B को प्लॉट करो तो स्ट्रेट लाइन होता है। तो अगर हम इन दोनों को ले लें 1/V, अभी हमने पहले क्या किया था, सिर्फ P और V लिया था, तो वो क्या था इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, V नीचे था, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं पूरे को ले रहे हैं, तो दिस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V।
तो उस केस में क्या होगा, वो स्ट्रेट लाइन ही देगा। इस बार हम सिर्फ v की बात नहीं कर रहे, किसकी बात कर रहे हैं, 1/v, तो p बिकम्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v। सिर्फ v की बात करेंगे तो क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, उसके उल्टा के बराबर में, उस समय क्या देगा फिर ये स्ट्रेट लाइन देगा। तो बॉयल्स लॉ जो होता है क्या बोलता है, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्रेशर ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स के लिए, ध्यान रखना। P1 प्रोडक्ट इनटू वॉल्यूम क्या होता है, कांस्टेंट, तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। प्लॉट्स इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब वैल्यू ऑफ K जो है कांस्टेंट जो यहाँ पे आया था, वो हर एक गैस के लिए क्या होगा, यह कर्व के लिए डिफरेंट होगा क्योंकि टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। हायर कर्व्स करस्पॉन्ड टू हायर टेम्परेचर। अब देखिए हमने क्या पढ़ा, प्रेशर और वॉल्यूम बॉयल्स लॉ के हिसाब से क्या है, कांस्टेंट है, अभी पढ़ा हमने ये वाला। हमें पता है डेंसिटी क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम, डेंसिटी इज मास बाई वॉल्यूम। अब इस इक्वेशन में देखिए, इसमें अगर वॉल्यूम निकाले तो क्या होगा, K1/P। डेंसिटी क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम, तो मास और वॉल्यूम चाहिए मुझे, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, K1/P, K1/P। तो ये ऊपर चला जाएगा, P जो नीचे होगा ये कैसे हो जाएगा, D इज इक्वल टू M/V है, तो V की वैल्यू क्या है, K1/P, तो M/K1 और ये ऊपर चला जाएगा। इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, एक नया कांस्टेंट हमने बोल दिया K, क्यों, फिक्स्ड अमाउंट है तो मास भी कांस्टेंट होगा। अब K इज व्हाट, कांस्टेंट, ऑलरेडी एक कांस्टेंट ही है, मास भी एक पार्टिकुलर कंडीशन के लिए कांस्टेंट ही होगा, तो उन दोनों को हमने रिप्लेस कर दिया किसी एक कांस्टेंट से ही। तो कहने का मतलब है एट कांस्टेंट टेम्परेचर गैस का जो डेंसिटी होता है वो भी प्रेशर के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये चीज़, एट कांस्टेंट टेम्परेचर डेंसिटी ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ गैस। ठीक है, हमने डेंसिटी और प्रेशर के बीच में रिलेशन निकाल दिया बॉयल्स लॉ से को यूज़ करके। डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अभी हमेशा ध्यान रखना कंडीशन क्या है, ये सब इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। कंडीशन इज कांस्टेंट टेम्परेचर। दूसरा लॉ है चार्ल्स लॉ, बॉयल्स था वो चार्ल्स था, इस बार ये टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन देता है। ठीक है, अब ये कहता क्या है कि फिर से एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस लो और इस बार कांस्टेंट प्रेशर पे लो, किस पे, कांस्टेंट प्रेशर पे। तो कहता है जो वॉल्यूम होगा गैस का वो इंक्रीज़ करता है टेम्परेचर बढ़ाने के साथ, मतलब वॉल्यूम जो होगा वो टेम्परेचर के साथ बढ़ेगा अगर प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है तो, एंड डिक्रीजेज ऑन डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। अब प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम क्या हो गया, एक तरीके से अगर वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं 2 लीटर है तो प्रेशर मान लो 4 है बार, अगर ये 3 लीटर हो गया तो ये 5 बार हो गया, मतलब जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ रहा है प्रेशर बढ़ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड मास विल बी क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। अब बात ये आती है कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम कितना बढ़ता है, 1 डिग्री अगर मैं बढ़ाऊँ तो कितना बढ़ेगा। ठीक है, तो ये देखो कहता है कि ईच डिग्री राइज, 1 डिग्री जब टेम्परेचर बढ़ाते हो तो वॉल्यूम जो है गैस का इतना टाइम बढ़ता है, 1/273.15 ऑफ द ओरिजिनल गैस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। मान लो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है टेम्परेचर, उस समय वॉल्यूम कितना है, V1 है। ठीक है, अब इसमें 1 डिग्री बढ़ा दो, मान लो 1 डिग्री कर दिया, 1 डिग्री, तो ये वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इसका इतना टाइम बढ़ जाएगा, मतलब इतना प्लस इसका इतना टाइम ओरिजिनल का। वॉल्यूम कितना से बढ़ रहा है, इतना बढ़ रहा है 1/273, मतलब किसका बढ़ेगा इतना, ये जो ऑलरेडी वॉल्यूम दिया हुआ है उसी का बढ़ेगा ना। तो 0 डिग्री से पे V1 था तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या हो जाएगा, V1 प्लस उसका 1/273.15 उतना इंक्रीज़ हो जाएगा। तो वही लिखा हमने कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर मान लो V0 है और कोई एक पार्टिकुलर टेम्परेचर बढ़ने पे VT है, तो VT क्या हो जाएगा, V0 जो इनिशियल था प्लस V0 का क्या हो जाएगा 273.15। यहाँ पे हमने V0 को क्या लिया, कॉमन ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा 1 + T/273.15। फिर ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह किया हमने तो VT का ये एक रिलेशन आया। ठीक है, अब हम सपोज़ करो ये 273.15 प्लस T को, सिर्फ इतने दूर को एक दूसरे टर्म से रिप्लेस कर देते हैं T से।
ठीक है। तो टी नॉट पे क्या हो जाएगा, टी ज़ीरो पे 273 प्लस 1.5 प्लस 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बात कर रहे हैं इनिशियल, तो उस समय क्या हो जाएगा 273.15 होगा टेम्परेचर एट टी। मतलब अब टेम्परेचर 0 डिग्री नहीं है, हमने कुछ बढ़ाया है, ठीक है, कुछ वैल्यू है, तो वो क्या हो जाएगा, फिर उसी पे यूज़ कर 273.15 प्लस टी जो भी वैल्यू होगा। अभी जो वैल्यू आया है टी नॉट पे 273.15, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर या केल्विन टेम्परेचर, ठीक है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर या केल्विन टेम्परेचर। अब वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे क्या था वी नॉट, इसको हमने किस टर्म से रिप्लेस किया था, कैपिटल टी से, तो लिखा हमने इतना, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितना हो जाएगा, टी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। हमने क्या बोला था, उस टेम्परेचर से इतना इंक्रीज़ हो जाता है, तो उसकी जगह हम लिख सकते हैं एट टी पे 273.15, तो ऊपर वाले टर्म को हमने टी और नीचे वाले को टी नॉट, क्योंकि टी नॉट क्या होगा, अगर इसमें मैं 0 लिखूँगा तो ये कितना हो जाएगा 273.15 आएगा, मतलब नीचे वाला भी हम टी नॉट से रिप्लेस कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा वी टी, इसको इधर ले आओ, ये इधर आएगा तो वी टी बाई वी नॉट, टी टी बाई टी नॉट, मतलब वी टी 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 ऊपर ही है, वी नॉट टी नॉट नीचे ही है, मतलब वी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, मतलब वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मतलब मैं वॉल्यूम बढ़ाऊंगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, या टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। और ये सब किस पे होता है, कांस्टेंट प्रेशर पे। तो ये क्या देता है, हमेशा स्ट्रेट लाइन देता है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ है, हमने ओरिजिन से स्टार्ट नहीं किया है, क्यों, क्योंकि अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी जाते हो आप, तो देखो यहाँ पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर आप यहाँ पे 0 भी पुट कर देते हो तो नहीं, ऊपर क्या है 273.15 डिवाइडेड बाई 273.15, मतलब कुछ वॉल्यूम तो होगा ही होगा। इसी कारण हमने टेम्परेचर जो है क्या है 0 से स्टार्ट नहीं किया। अब वॉल्यूम पर से टेम्परेचर स्ट्रेट लाइन होता है, और ये सब के सब एक कॉमन पॉइंट पे आके मिलते हैं, किस पे, टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर इस पे, टेम्परेचर वाला जो प्लॉट है कौन सा, एक्स एंड वाई, अगर ये है तो एक्स पे जो टेम्परेचर लिया है उसके ये सब के सब एक ही पॉइंट पे आके मिलते हैं, जहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है -273.15। कितना टेम्परेचर होता है, -273.15। और ये देखो क्या है, सब किस पे हो रहा है, कांस्टेंट प्रेशर पे। हमने ऊपर ही बोला था फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। यहाँ चूँकि प्रेशर कांस्टेंट है तो इसको बोला जाता है आइसो बार। बार का मतलब क्या होता है, प्रेशर, प्रेशर का यूनिट क्या होता है, बार, पास्कल, तो आइसो बार इसको बोला जाता है। ईच लाइन को बोलते हैं, हर एक लाइन जो है क्या कहलाता है, क्योंकि हर एक अपना अलग अलग कांस्टेंट प्रेशर है, उसको बोलते हैं आइसो बार। आपने देखा क्या 273.15 पे सबके सब आके मिल रहे थे, यहाँ पे -273.15। इस टेम्परेचर को बोला जाता है एब्सोल्यूट जीरो। क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट जीरो। तो एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है, ये ऐसा इमेजिनरी एग्जिस्ट नहीं करता, इमेजिनरी टेम्परेचर है, हाइपोथेटिकल टेम्परेचर है, जब गैस का वॉल्यूम कितना होगा, 0 होगा। देखो यहाँ पे जब हर एक चीज़ यहाँ पे मौजूद है तो यहाँ पे v का कोई टर्म है नहीं, यहाँ पे v का कितना वैल्यू होता है, 0 वैल्यू होता है। ये ओरिजिन से मैं जब इस प्लॉट पे आया तो यहाँ पे कुछ है नहीं है, कुछ नहीं है, यहाँ पे होता तो कुछ वैल्यू लेते हैं। इसको बोला जाता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर -273.15। मतलब दिस इज़ द इमेजिनरी टेम्परेचर एट विच द गैसेज हैव 0 वॉल्यूम। और जितने गैस होते हैं वो सब चार्ल्स लॉ को ओबे करते हैं, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पे। आएंगे हम लोग इस चीज़ पे, यही सब चीज़ें हमें समझना है। लो टेम्परेचर हाई प्रेशर या हाई प्रेशर लो टेम्परेचर, इन सब चीज़ों पे ही कुछ चीज़ें फॉलो क्यों होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट लॉ जो है वो है प्रेशर टेम्परेचर की बात हम करता है, ठीक है। अब आप देखो प्रेशर और टेम्परेचर की बात है, आपने गर्मियों में देखा होगा क्या होता है, आप जो हवा वगैरह भराते हो टायर्स में वो बर्स्ट हो जाता है, और जब कोल्ड डे होता है तो प्रेशर अपने आप ख़त्म हो जाता है, मतलब हवा अपने आप निकल जाती है। हमें समझ में नहीं होता क्या, समर में टेम्परेचर बढ़ता है तो प्रेशर बढ़ जाता है, विंटर में टेम्परेचर घटता है तो प्रेशर भी घट जाता है। तो ये रिलेशन सबसे पहले गेल-लुजैक्स ने दिया था प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में। ये इन्होंने कहा था क्या, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इस बार वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस
वेरीज डायरेक्टली विथ टेम्परेचर। मतलब गैस का जो वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो प्रेशर क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, टेम्परेचर के। टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, जैसे गर्मियों में होता है टेम्परेचर बढ़ता है तो गैस का टायर का प्रेशर बढ़ता है, वो फट जाता है अपने आप। समर में विंटर में टेम्परेचर घटता है तो प्रेशर भी अपने आप घट जाता है और हवा अपने आप निकल जाती है। तो वो रिलेशन दिया है इन्होंने। ये स्ट्रेट लाइन होगा अगर पी और टी को प्लॉट करें तो, क्यों, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और किस चीज़ पे ये हो रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है। तो जो कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है तो इच प्लॉट को हम बोलते हैं आइसोकोर। आइसो मीन्स सेम, कोर मीन्स वॉल्यूम होता है, तो ये आइसोकोर है। पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। तो कुछ रिलेशंस हमें मिले अभी तक, एक और रिवाइज कर लेते हैं। बॉयल्स लॉ में हमने क्या बोला था, एट कांस्टेंट टेम्परेचर P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो क्या मिल गया था, PV कांस्टेंट, जिससे हम रिलेशन मिला था P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ये क्या था, बॉयल्स लॉ। उसी तरीके से चार्ल्स लॉ, ये किस पे था, एट कांस्टेंट प्रेशर। इन्होंने ये क्या बोला कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, लेकिन कितना से, हाउ मच, 1/273.15 से। तो वॉल्यूम जब हम बढ़ा रहे हैं तो टेम्परेचर भी, या फिर टेम्परेचर जब बढ़ रहा है तो वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। मतलब इसको इधर ले आइए तो V/T क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। मतलब V1 T1 इज इक्वल टू V2/T2 कांस्टेंट। ये था चार्ल्स लॉ। फिर क्या था, गे-लुजैक्स लॉ। गे-लुजैक्स लॉ, ये क्या बोले, एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। मतलब टेम्परेचर बढ़ा तो प्रेशर भी बढ़ा, टेम्परेचर घटा तो प्रेशर भी घटा। जिसके कारण हमने एग्जांपल में क्या देखा, टायर्स वगैरह बर्स्ट हो जाते हैं गर्मियों के दिनों, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ता है तो टायर के अंदर प्रेशर बढ़ गया। ठंडे के दिनों में टेम्परेचर घट गया तो प्रेशर घट जाता है, तो हवा अपने आप निकल जाती है। तो ये सब चीज़ें हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा, ये इंपॉर्टेंट है। ये सारे रिलेशंस जो हमने पढ़ा, ये सब V/T कांस्टेंट, आइसो बार क्या होता है, मीन्स ऑब्जर्वेशन एट कांस्टेंट प्रेशर, बार क्या होता है, प्रेशर का यूनिट। उसी तरीके से आइसो कोर क्या होता है, सिमिलर वॉल्यूम, मतलब ऑब्जर्वेशंस एट सिमिलर वॉल्यूम, वॉल्यूम इज कांस्टेंट, आइसो कोर। आइसो बार मतलब प्रेशर इज कांस्टेंट। और यहाँ पे आइसोथर्म क्या बोलते हैं, इसे आइसोथर्म बोलते हैं, क्यों, टेम्परेचर इज कांस्टेंट। तो प्रेशर और वॉल्यूम, तीन चीज़ें हमारे पास मिली, क्या, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। एक बार तीनों कांस्टेंट है। बॉयल्स लॉ में क्या था, टेम्परेचर कांस्टेंट, तो P और V के बीच का रिलेशन मुझे मिल गया, PV/T था, तो T कांस्टेंट, तो क्या मिला मुझे, P और V का रिलेशन, ठीक है। चार्ल्स लॉ अगेन PV/T, इस बार कांस्टेंट क्या दिया हुआ है, प्रेशर दिया हुआ है, तो V और T के बीच का रिलेशन मुझे मिला, V और T के बीच का रिलेशन मिला। और गे-लुजैक्स लॉ में अगेन PV/T, इस बार हमने क्या कर दिया, वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया, तो P और T के बीच का रिलेशन मिला, P/T, मतलब P1/, ऐसा लिख सकते हो, दो कंडीशन दिया हो तो, भाई T1 इज इक्वल टू P2/T2। और ये भी उसी तरीके से V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2, ठीक है। एवोगाड्रोस लॉ पढ़ना है हमें। एवोगाड्रोस लॉ तो आपने पढ़ा ही होगा पहले भी, क्लास 9 में भी सबसे पहले आया था, जो मोल्स वगैरह के टर्म में हमने पढ़ा था, राइट। तो एक इनिशियल आइडिया गैस लॉस के बारे में है। अभी और भी आगे पढ़ना है, अभी बहुत सारी चीज़ें हमें पढ़नी है इसमें, आगे पढ़ते हैं, नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं। आई जस्ट मेड ए रिवीजन फॉर दिस, तो ये दिमाग में रखिए आप लोग, गे-लुजैक्स लॉ, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ। नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं एवोगाड्रोस लॉ। थैंक यू।